किसी भी संविधान का बात करें या हम शक्ति के पृथक्करण का बात करें तो शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है हमारा ये करता क्या है। तो शक्ति को तीन हाथ में बांट देता है। मतलब जो भी शक्ति होता है राज्य के अधीन उस शक्ति को तीन हाथ में बांट दिया जाता है। कार्यपालिका के अधीन मतलब कुछ शक्ति कार्यपालिका को दे दिया गया, कुछ शक्ति विधायिका को दे दिया जाएगा और कुछ शक्ति न्यायपालिका को दे दिया जाएगा। मतलब शक्ति के पृथक्करण या शक्ति के विभाजन का जो सिद्धांत है हमारा ये शक्ति को तीन हाथ में बांट देता है, कार्यपालिका में, विधायिका में और न्यायपालिका में। जहां तक सवाल रह गया, अगर हम दुनिया के किसी भी परिसंघ संविधान का बात करें, ठीक है, दुनिया के किसी भी संविधान का बात करें तो लगभग संविधान में आपको एक चीज दिखाई देगा, ठीक है, कि शक्ति को तीन भाग में बांटा गया होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम भारत के संविधान का बात करें तो हमारे संविधान में थोड़ा सा डाइवर्जेंस दिखाई देगा आपको, ठीक है, कि भारत का जो संविधान है इसमें कार्यपालिक शक्ति किसके पास, कार्यपालिका के पास, विधायी शक्ति किसके पास, विधायिका के पास और न्यायिक शक्ति किसके पास, न्यायपालिका के पास, ठीक है ना। ये शक्ति को तीन हाथ में बांट दिया गया हमारे संविधान में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। ऊपर से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जैसे एकदम परिसंघ संविधान है हमारा, और परिसंघ संविधान में जो राज्य होता है हमारा उस राज्य का दो स्तर होता है, एक केंद्र और दूसरा प्रांत। अगर हम राज्य का बात करें या प्रांत का बात करें तो राज्य का दो स्तर, पहला क्या हो जाएगा केंद्र और दूसरा क्या हो जाएगा प्रांत। अगर हम शक्ति के विभाजन का बात करें, ठीक है, तो हमारा जो संविधान है ये केंद्र और प्रांत के बीच शक्ति का विभाजन करता है। मतलब कुछ शक्ति केंद्र को देता है और कुछ शक्ति हमारे यहाँ किसको दिया गया है, प्रांत को, ठीक है। लेकिन इस क्रम में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा हुआ है, ठीक है ना, ये केवल कार्यपालिक और विधायी शक्ति का हुआ है। हमारे यहाँ न्यायिक शक्ति को संघ और राज्य के बीच में नहीं बांटा गया है। अगर हम भारत के संविधान का बात करें तो भारत का जो संविधान है हमारा ये करता क्या है, तो न्यायिक शक्ति को संघ और राज्य के बीच विभाजित नहीं करता है। मतलब दुनिया के प्रत्येक परिसंघ संविधान में देखिएगा, ठीक है ना, कि जो न्यायिक शक्ति है ना ये संघ और राज्य के बीच बांट दिया जाता है। जैसे अगर आप अमेरिका में चल के देखिएगा तो अमेरिका में जो न्यायिक शक्ति है ये संघ और राज्य में विभाजित कर दिया गया है। कहने का मतलब ये कि अगर अमेरिका में चल के देखिएगा तो अमेरिका में न्यायपालिका का दो धारा दिखाई देगा, एक धारा संघ के लिए और एक धारा प्रांत के लिए। मतलब अमेरिका में जो न्यायपालिका है हमारा उसका दो लेवल है, दो स्तर है उसका। पहला स्तर किसके लिए, संघ के लिए, और दूसरा स्तर किसके लिए, राज्य के लिए। लेकिन अगर हम भारत के संविधान का बात करें तो हमारा जो संविधान है उसमें न्यायिक शक्ति को संघ और राज्य के बीच नहीं बांटा गया है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलकर देखना चाहें तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो पहला चार्टर एक्ट हमारा पारित हुआ तब 1873 में, इसी चार्टर एक्ट में पहला बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रोविजन किया गया। 1773 में चेहरा देखकर तो समझ में आ गया कि कुछ गलत बोल दिया। अरे लोग होता है ऐसा, कौन लगा हमारे चेहरे से, कुछ लोग का चेहरा जब देखते हैं तो एक्टिविटी बड़ी जबरदस्त चल होता है। वो एक्टिविटी देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा यह तो समझ में नहीं आया है। 17 चार्टर एक्ट हमारा बना, 1773 के चार्टर एक्ट में, ठीक है ना, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रोविजन किया गया। लेकिन जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का सवाल रह गया, ये सुप्रीम कोर्ट केवल नाम के लिए सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट वाला कोई भी गुण मौजूद नहीं था, ठीक है। अगर हम इस समय का हम बात कर रहे हैं, उस समय भारत में जो न्यायिक व्यवस्था होता है मतलब आधुनिक प्रकार का न्यायिक व्यवस्था, उस आधुनिक प्रकार के न्यायिक व्यवस्था का शुरुआती दौर था ये, और शुरुआती दौर में सारा कुछ हो जाएगा, ये पॉसिबल भी नहीं था, ठीक है ना। इसलिए 1773 में का जो अधिनियम बना हमारा, इस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना का प्रोविजन जरूर किया गया, लेकिन ये रियल में हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम चल के देखें एक लंबा समय गुजरता है इसके बाद, और 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट का स्थापना होता है, कलकत्ता हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट का और बम्बई हाई कोर्ट का, ठीक है ना। और 1862 में जब 3 हाई कोर्ट का स्थापना हुआ, इसके पश्चात अगर हम चल के देखें 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना होता है, ठीक है ना। मतलब धीरे धीरे फिर ये माना जाने लगा कि भारत में जितना प्रांत है, खास करके हम उस समय का बात करें जब भारत में हमारा ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था,
ठीक है ना। तब ये माना जाने लगा कि प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डेवलप हुआ, इसी व्यवस्था को हमारे यहाँ आज भी बरकरार रखा गया, ठीक है ना। भाई 1862 हमारे यहाँ उच्च न्यायालय का स्थापना का शुरुआत होता है। धीरे धीरे हर राज्य में एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें 90 यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता था हमारा, इस हाई कोर्ट से ऊपर इस समय मतलब 1862 में 1866 में या इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं मतलब 1862 से लेके 1935 तक, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट होता था ये भारत में न्याय का अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। मतलब भारत में इससे ऊपर कहीं अपील हो ही नहीं सकता था। मतलब ये जो हाई कोर्ट होता था हमारा, ये अपील का सर्वोच्च न्यायालय था हमारा। हमेशा नहीं कहते कि सर्वोच्च है या इसके निर्णय पर अपील हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। लेकिन भारत में कोई ऐसा बॉडी था ही नहीं हमारे यहाँ जहाँ पे इसके डिसीजन पर या जो उच्च न्यायालय हमारा उच्च न्यायालय के निर्णय पर हम अपील कर सकें, ठीक है ना। भाई अगर इस उच्च न्यायालय के निर्णय पर जो अपील होता था ये कहाँ होता था? इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में। जैसे आप इतिहास पढ़िएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत जगह मिलेगा आपको पढ़ने के लिए कि जो लोकमान्य तिलक थे ब्रिटेन गए किसी लिए भाई का केस लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो भाई बात भारत में उत्पन्न हुआ और केस लड़ने कहाँ गए हैं? वो ब्रिटेन, ठीक है ना। तो जिस तरह का सिचुएशन जिस तरह का स्थिति भारत में डेवलप किया गया उस तरह की स्थिति में उनको ब्रिटेन जाना जरूरी था, ठीक है ना। कहे कि हमारा जो उच्च न्यायालय था इस उच्च न्यायालय के निर्णय पर अपील के लिए हमारे यहाँ इस समय तक सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। इसलिए इस उच्च न्यायालय के निर्णय पर जो अपील होता था ना ये इंग्लैंड के कहाँ होता था? प्रीवी काउंसिल में। इसके बाद 1935 का अधिनियम बनता है हमारा और 1935 के अधिनियम में भारत में पहला बार, ठीक है ना, परिसंघ न्यायालय की स्थापना का प्रयास किया गया। मतलब 1935 के का जो अधिनियम बना हमारा, इस अधिनियम में भारत में परिसंघ के रूप में डाला गया और इसी परिसंघीय व्यवस्था के अनुरूप, ठीक है ना, भारत में परिसंघ न्यायालय का स्थापना हुआ। और उच्च न्यायालय का जो निर्णय होता था ना, इस उच्च न्यायालय के निर्णय पर हम इस परिसंघ न्यायालय में अपील कर सकते थे। मतलब अगर हम उच्च न्यायालय के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है और उच्च न्यायालय हमको परमिशन दे रहा है इसका कि ऐसा मामला भाई वरिष्ठ न्यायालय में जाने के योग्य है, मतलब उच्चतम न्यायालय में जाने के योग्य है, तो हम उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते थे। इसको हम उच्चतम न्यायालय नहीं करते थे, इस समय इसको हम फेडरल कोर्ट करते थे या हिंदी में इसको परिसंघ न्यायालय करते थे। और जहां पर सवाल रह गया कि 1935 पर हमारा फेडरल कोर्ट था, ये भी अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ठीक है ना, बल्कि इसके निर्णय पर भी अपील कहां होता था? प्रीवी काउंसिल। 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ, ठीक है ना, तो आजादी के बाद जो संविधान है हमारा, उस संविधान के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, ठीक है ना। और जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ हमारे यहाँ, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के पास दो न्यायालय का शक्ति मिला। पहला 1935 के अधिनियम के तहत गठित फेडरल कोर्ट का और दूसरा इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल का, ठीक है ना। और शायद ये बहुत बड़ा वजह है हमारे यहाँ कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसके पास इतना पावर है या इसके पास इतना शक्ति है, शायद दुनिया के किसी भी उच्च न्यायालय के पास, दुनिया के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के पास इस तरह का पावर नहीं है। कि 1935 में जब हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ, उससे पहले भारत में केवल उच्च न्यायालय हुआ करता था। मतलब भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय था, भारत में सबसे ऊपरी न्यायालय था, ये कौन था? हमारा उच्च न्यायालय। इस उच्च न्यायालय से ऊपर भारत में और कोई न्यायालय नहीं होता, ठीक है ना। और लेकिन इस 1935 के अधिनियम के तहत अगर हम देखें तो भारत में एक परिसंघ न्यायालय का स्थापना हुआ, फेडरल कोर्ट का स्थापना हुआ 1935 में, ठीक है ना। और उच्च न्यायालय के निर्णय पर जो अपील होता था ये कहाँ होता था? फेडरल कोर्ट में, ठीक है ना। लेकिन अगर हम फेडरल कोर्ट के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होते थे, ठीक है ना, तो मेरे पास एक राइट होता था, मेरे पास एक अधिकार होता था कि हम इस निर्णय पर अपील कहाँ कर सकते थे? इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में, ठीक है ना। भाई जब देश हमारा आजाद हुआ और आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना, ठीक है ना, तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, ठीक है ना। और इस सुप्रीम कोर्ट को अगर आप देखें तो इस सुप्रीम कोर्ट को दो न्यायालय का शक्ति मिला, पहला फेडरल कोर्ट का और दूसरा प्रीवी काउंसिल का, ठीक है ना। और शायद ये बहुत बड़ा वजह है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये दुनिया में एक लगभग ताकतवर कोर्ट बन जाता है। मतलब इसके जैसा पावर दुनिया में शायद किसी अन्य कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है ना। तो अन्य दोनों ज्यादा पावरफुल होने के पीछे वजह क्या है? इसके पास दो न्यायालय का शक्ति है,
ठीक है ना। ऊपर से अगर हम बात करें तो बाकी जो परिसंघ न्यायालय है हमारा, जैसे आप अमेरिका में चल के देखिएगा और ऑस्ट्रेलिया में चल के देखिएगा, तो जहाँ जहाँ भी परिसंघ न्यायालय आपको मिलेगा ना, उस परिसंघ न्यायालय में न्यायालय का 2 धारा दिखाई देगा आपको। बोले संघ के लिए अलग न्यायालय होगा और राज्य के लिए अलग न्यायालय। लेकिन हमारे यहाँ संघ और राज्य के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है, हमारे यहाँ संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही न्यायालय है। मतलब पूरे भारत में अगर कोई भी वाद उत्पन्न होगा तो ये बात सबसे पहले कहाँ जाएगा। जैसे अगर हम भारत को देखें तो हमारे यहाँ खास करके भारत में, ठीक है ना, न्यायालय का 105 बनाया गया है, एक सीढ़ी बनाया गया है न्यायालय का। इसमें सबसे नीचे अगर हम देखें तो मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, इसको हम मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है ना। इससे ऊपर अगर हम चल के देखें तो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय से ऊपर देखेंगे तो उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय से ऊपर देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसका सोपान बनाया गया। सबसे पहले कौन, मुंसिफ का न्यायालय, उससे ऊपर कौन, जिला न्यायालय, इससे ऊपर कौन, उच्च न्यायालय, और इससे ऊपर कौन, सर्वोच्च न्यायालय। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप लोग होगा, लोग तो कहीं ना कहीं होगा ना, लोगों में तो कोर्ट होगा, मजिस्ट्रेट बैठता होगा वहाँ पे। इससे कोई छोटा मोटा क्राइम कर दिया तो कोई एगो बगल वाला के मार के माथा फोड़ दिया, तो मामला सबसे पहले कहाँ जाता है, या फिर तो जैसे आप नालंदा जिला के रहने वाले हैं तो सबसे पहले मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो बिहार से तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपका अनुमंडल हिंसा होगा तो हिंसा जाएगा, या आपका जो भी अनुमंडल होगा ना उस अनुमंडल में जाएगा। सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन यही होगा ना। इस अनुमंडल में जो कोर्ट होता है उसी को हम मुंसिफ कहते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहा जाता है इसको। इससे ऊपर का जो न्यायालय है हमारा, इसको क्या कहा जाता है, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय से ऊपर जो न्यायालय है हमारा, इसको उच्च न्यायालय कहते हैं, और सबसे ऊपर जो न्यायालय है हमारा, इसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ठीक है ना। मतलब भारत में अगर कोई वाद उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुंसिफ न्यायालय के पास। अगर हम इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए तो मामले को कहाँ लेके जाएंगे, जिला न्यायालय के पास। अगर हम जिला न्यायालय के निर्णय पर भी संतुष्ट नहीं हुए तो मामले को कहाँ लेके जाएंगे, उच्च न्यायालय के पास। अगर उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी संतुष्ट नहीं हुए तो कहाँ लेके जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर अगर हम गए तो भारत में कहीं आप अपील नहीं कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ गया ना, ये जजमेंट आपका अंतिम होगा, ठीक है ना। और इस जजमेंट को आप कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी आप चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है ना। ताकि हमारे यहाँ एक ही मामले का बारी बारी सुनवाई हुआ है, 4 कोर्ट है हमारे यहाँ, ठीक है ना, जो एक ही मामले को बार बार देखा है, ठीक है ना। अगर भूल कहीं होगा भी तो उस भूल को सुधारने का गुंजाइश है हमारे पास। अगर एक ही मामले को अगर हम 4 न्यायालय मान देगा तो चारों में से कोई ना कोई न्यायालय अगर कहीं ना कहीं भूल होगा ना तो उस भूल को सुधार जरूर दिया होगा, ठीक है ना। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, उस सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हमारे यहाँ कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है ना। और इसके निर्णय पर अब पूरे भारत में फिर कहीं अपील नहीं कर सकते, मतलब ये अपील का अंतिम न्यायालय है। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल रह गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत हुआ है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित उतने न्यायाधीशों से मिलकर होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाए। मतलब उच्चतम न्यायालय का गठन उतने न्यायाधीशों से मिलकर होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाए, ठीक है ना। जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ और भारत के सुप्रीम कोर्ट का जब स्थापना हुआ, इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होता था। अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो हमारे यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होता है। मतलब जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है ना, उस समय हमारे यहाँ 8 न्यायाधीश हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ कितना न्यायाधीश है, 34 न्यायाधीश। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ है ये 34 न्यायाधीशों से मिलकर हुआ है। इस 34 में से एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना। अब जहां तक बात रह गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का, तो संविधान के अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है हमारा उसका नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। अगर हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है किसके द्वारा,
राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। बस यहाँ पे इतना कहा गया है कि अगर कि जो राष्ट्रपति है हमारा, ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करेगा। मतलब जहाँ तक सवाल रह गया कि अगर राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो रहा है कि अगर हमको उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का नियुक्ति करना है, ठीक है ना, और ऐसा नियुक्ति में अगर उच्चतम न्यायालय किसी न्यायाधीश से या उच्च न्यायालय किसी मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायाधीश से अगर हमको परामर्श करना चाहिए तो परामर्श कर सकता है, ठीक है ना। और जहाँ तक सवाल रह गया कि 124(2) में जो इतना सीधा साधा उपयोग है हमारा, इसका जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्याख्या हुआ है ना, ये थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके नियुक्ति में राष्ट्रपति का जो भूमिका है ना, ये बहुत ज्यादा सीमित हो चुका है। ठीक है, बस यहाँ पे इतना कहा गया है। अगर 124(2) को पढ़िएगा तो 124(2) में के बाद इतना कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऐसी नियुक्ति से पूर्व जो राष्ट्रपति है हमारा, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिससे वह परामर्श करना आवश्यक समझे, उससे परामर्श कर सकता है। सिंपल सा चीज है। बस यहाँ पे इतना बता रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। बस यहाँ पे राष्ट्रपति को इतना निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे बस इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति से पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिससे वह परामर्श करना आवश्यक समझे, परामर्श करेगा। ठीक है, मतलब आवश्यक समझे माने जरूरी उसको लगेगा कि परामर्श करना चाहिए तो परामर्श कर सकता है, और अगर लगेगा कि परामर्श नहीं करना चाहिए तो परामर्श नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश का नियुक्ति करना है। जैसे उच्चतम न्यायालय में अगर हम देखें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, मतलब इस 33 न्यायाधीश में से अगर किसी भी व्यक्ति को अगर उसको नियुक्त करना है यहाँ, ठीक है ना, तो इससे परामर्श करना आवश्यक है। विचार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जिससे वह परामर्श करना आवश्यक समझे, परामर्श करेगा। माने उसको लगे कि भाई इससे फलना से परामर्श करना चाहिए हम, ठीक है, तो परामर्श कर सकता है, और लगे कि हमको किसी से परामर्श नहीं करना चाहिए तो नहीं कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और कहा गया है कि अगर के पास नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन नियुक्ति से पहले, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को लग रहा है कि फलना व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए हम, ठीक है ना, और अगर कहीं कुछ मन में डाउट है, अगर कुछ राष्ट्रपति को ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है ना, तो संविधान में इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति से पूर्व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिससे वह परामर्श करना या जिससे वह सलाह लेना उचित समझे, परामर्श करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्टेट में हमारे यहाँ 25 हाई कोर्ट है, तो इस 25 हाई कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश जिससे उसको लगे कि उससे परामर्श करना चाहिए, उससे परामर्श कर सकता है। यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं किया गया है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, कि बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, कि अहमदाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, किससे, मतलब जिससे उसको लगे कि भाई उसे परामर्श करना चाहिए, उससे परामर्श कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे दो कंडीशन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिससे उसको लगे कि परामर्श करना उचित है, उससे परामर्श कर सकता है। लेकिन इस मुख्य न्यायाधीश से भी, मतलब जब इस 33 में से कोई एक को अगर नियुक्त करना होगा, जैसे उच्चतम न्यायालय में हम क्या बताए कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होता है। इस 33 में से अगर किसी को भी नियुक्त करना है, ठीक है ना, तो इस 33 में से किसी को भी नियुक्ति से पहले जो मुख्य न्यायाधीश है भारत का, उससे परामर्श करना आवश्यक है। समझ में आया? उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश।
मान लेते हैं कि इस 33 में से 3 को रिटायर कर गया, तो 3 को जब रिटायर करेगा तो एक जगह पर 3 को नया नियुक्त होगा ना, होगा। तो ये 3 को नियुक्ति के समय एकरा से परामर्श करना आवश्यक होगा। मतलब अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है ना, उससे परामर्श करना आवश्यक होगा। नहीं समझ पा इसी को उच्चतम न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, इसी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है। मतलब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है ना, इसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जहां तक सवाल रह गया कि उच्चतम न्यायालय के अगर अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, ठीक है ना, तो मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति परामर्श करेगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा न्यायाधीश का, ये अपने विवेक से नहीं करेगा, मतलब इसके संबंध में भी मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेगा। मतलब न्यायाधीश का जो नियुक्त करना है, सिर्फ कह रहे हैं कि न्यायाधीश का नियुक्ति करेगा कौन, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। मतलब अगर लग रहा है राष्ट्रपति को कि किसी न्यायाधीश से हमको परामर्श करना चाहिए, तो परामर्श ये लग राष्ट्रपति को नहीं रहा है, ये लग रहा किसको है, तो मंत्रिपरिषद को लग रहा है, ठीक है ना। कहे कि राष्ट्रपति हर काम जो करता है मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है, तो किससे परामर्श करना चाहिए, किससे परामर्श नहीं करना चाहिए, ये तय कौन करेगा? मंत्रिपरिषद तय करेगा। यहाँ पे 124 में इतना लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इस 124(2) का जो व्याख्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये व्याख्या थोड़ा अलग तरीके से हुआ, ठीक है ना। अब ये व्याख्या हुआ कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल इतना कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और ऐसी नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से जिसे परामर्श करना आवश्यक समझे, परामर्श करेगा, ठीक है ना। अगर हम उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का बात करें, तो अगर उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश को नियुक्त करना है, माने एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, इससे भिन्न 33 को हो गया, इस 33 में से अगर किसी को भी नियुक्त करना है इसको, तो इससे परामर्श करना आवश्यक है, ठीक है ना। अब इस परामर्श का मतलब क्या है, इस परामर्श का अर्थ क्या है, ठीक है ना। अब जहां तक बात रह गया कि इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 3 मामला आया। सबसे पहला जो मामला आया ये 1982 में आया, 1982 में। इसको हम जजों वाला पहला मामला कहते हैं। क्या कहते हैं? जजों वाला पहला मामला। इस केस का नाम है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, AIR 1982। केस का नाम क्या है? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, AIR 1982। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, देखिए थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राष्ट्रपति, अब यहाँ पे कहा गया परामर्श करना है, मैंने नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? परामर्श करेगा। तो इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं? सवाल उठता है ना कि राष्ट्रपति अगर परामर्श कर रहा है, अगर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति के संबंध में उसको हर हमेशा किससे परामर्श करना है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अगर परामर्श करेगा, तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है या नहीं? सवाल उठ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। जजों वाला जो पहला मामला था हमारा, इसको हम एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ कहते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देता है, ठीक है ना, यहाँ परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। मतलब उच्चतम मुख्य न्यायाधीश जो परामर्श देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 1982 में जजों वाला पहला मामला आया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को परामर्श देगा,
ठीक है ना, राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है ना। दूसरा बार फिर ये मामला आता है सुप्रीम कोर्ट 1993, इस केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बनाम भारत संघ, ये 93 का मामला है। इसको हम जजों वाला दूसरा मामला कहते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 124(2) का जो व्याख्या किया, ये थोड़ा अलग तरीके से किया। अब 124(2) का व्याख्या लिखने में उच्चतम न्यायालय क्या कहता है यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश है, उस अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को किसे परामर्श करना है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और जज वाला दूसरा मामला में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देता है, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति जो है हमारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। पहला में क्या बोला कि बाध्य नहीं है, मैंने मुख्य न्यायाधीश और परामर्श किया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन जो जज वाला दूसरा मामला था हमारा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है ना। यहाँ पे केवल इतना नहीं कहता है, ये भी कह देता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, ये उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, उस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श करेगा और 2 को तीनों मिलकर जो राय देगा राष्ट्रपति को, ये तीनों इसी राय के अनुरूप काम होगा। मतलब ये तीनों मिलकर जो राय देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस राय के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है ना। पहला में क्या कह रहा है? उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा में क्या कह रहा है कि आप उस राय को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन केवल इतना तक सीमित नहीं है। इसमें ये भी कह रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश है अपने 2 वरिष्ठ सहयोगी से, मतलब उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ये उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ, मतलब 2 वरिष्ठ कहने का मतलब 2 सबसे उम्रदराज जो न्यायाधीश होगा उससे परामर्श करेगा और तीनों मिलकर जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस सलाह के हिसाब से काम करने के लिए बाध्य होगा। क्या करेंगे? 2 का नियुक्ति करना है, बाकी 31 को बचा हुआ है ना, उस 31 को में 2 जो सबसे सीनियर हो, ठीक है ना, उससे परामर्श माने कि अभी तीनों मिलकर जो राय देगा राष्ट्रपति, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति उसी राय के अनुरूप काम करे। तीसरा बार ये फिर मामला आता है सुप्रीम कोर्ट 1998। अब यहाँ पे 1998 तक आते राष्ट्रपति को यही नहीं समझ में आ रहा था कि जज की नियुक्ति में राष्ट्रपति का भूमिका क्या है, मतलब हम लोग कोई पावर है एरा में कि नहीं, ठीक है ना। पहले तो कहा कि कुछ नहीं करना है, अब कहा ये करना है, भाई ठीक करियो। मैंने राष्ट्रपति बोले, मैंने सलाह दिया राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कि भाई एरा में जज की नियुक्ति में राष्ट्रपति का भूमिका क्या है, ये बताओ, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट एरा में और सलाह देता है कौन चीज, ठीक है ना, कि जो राष्ट्रपति है हमारा, ये मुख्य न्यायाधीश को उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य है। बात तो एकदम बना रहा था दूसरा मामला में, ठीक है ना। एरा में और कर देता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है अपने 4 वरिष्ठ सहयोगी से परामर्श करेगा, और 2 से परामर्श करने का रहा था, अब कह रहा है कि 4 से परामर्श करेगा। अब 5 मिलकर जो राय देगा राष्ट्रपति को, वो राय के अनुरूप काम करेगा। बोले राष्ट्रपति आओ फंस गए, बोले पूछ के फंसिए ना गया। पहले बोला था कि 2-3 को मिलकर जो राय देगा उस राय के हिसाब से काम करना है आपको, अब आप कह रहा है कि 5 मिलकर जो राय देगा उस राय के हिसाब से काम करना है आपको। सब चीज आएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग का बात करें, ठीक है ना, तो सन 2014 में संविधान जो है हमारा, उस संविधान का 99वां संशोधन होता है। कितना संशोधन? 99वां संशोधन। इस 99वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 124 का जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? 124 का, और 124 का को जोड़ के एक नया संगठन बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये जो आयोग बना हमारा, इस आयोग का काम क्या था? तो इस आयोग का काम ये था
कि उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होता है हमारा, या जो अन्य न्यायाधीश होता है हमारा, या उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है हमारा, या जो अन्य न्यायाधीश है हमारा, ठीक है ना, इसको नियुक्ति करना है। मतलब जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था हमारा, उस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को करना क्या था, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करना था, ठीक है ना। मतलब संविधान के 99वां संशोधन के जरिए 2014 में जो संविधान में अनुच्छेद 124 का जोड़ा गया, इसको 124 का को जोड़ के एक नया संगठन बनाया गया भारत में, जिसको हम लोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं। इस आयोग का काम क्या था? इस आयोग का काम यह था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो जितना भी न्यायाधीश का नियुक्ति होगा, ये किसके माध्यम से होगा? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगा, ठीक है ना। इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें, अगर हम संरचना का बात करें, इसका संरचना क्या बनाया गया था? इसका संरचना में अगर हम बात करें अध्यक्ष, ठीक है ना, इसका जो अध्यक्ष होना था ये भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, इस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या होना था? इसका अध्यक्ष होना था, ठीक है ना। अगर हम इसके सदस्य का बात करें, ठीक है ना, तो उच्चतम न्यायालय का 2 वरिष्ठ जज, मतलब मुख्य न्यायाधीश से भिन्न जो 33 जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 33 न्यायाधीश है, ठीक है ना। इस 33 में से जो 2 सबसे वरिष्ठ होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? इसका सदस्य होगा, ठीक है ना। भारत का विधि और न्याय मंत्री जो होता हमारा, ये इसका मेंबर होता, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक चीज और जोड़ा गया था, 2 विख्यात व्यक्ति, 2 विख्यात व्यक्ति। ये जो 2 विख्यात व्यक्ति था हमारा, मतलब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? एक अध्यक्ष, 2 उच्चतम सदस्य में 2 उच्चतम न्यायालय का, एक विधि और न्याय मंत्री और 2 विख्यात व्यक्ति। मतलब मेंबर कितना होना था इसमें? 5 गो में से 3 गो तो समझ रहे हैं, 3 गो में से वो विधि मंत्री है आपका, संघ का जो विधि मंत्री होगा वो पद है ना, सदस्य होगा इसका, ठीक है ना। और 2 जो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इसका मेंबर होगा। और बाकी जो 2 को बच गया ना, ये बाकी 2 व्यक्ति के बारे में कहा गया कि ये विख्यात व्यक्ति होना चाहिए। विख्यात कहने का मतलब विधि का जानकार, ठीक है ना। अभी इस 2 विख्यात व्यक्ति का जो चयन होगा, उस चयन के लिए फिर से एक मंडल बनना था। मतलब जो 2 विख्यात व्यक्ति का जो हम चयन करेंगे उसका चयन होगा कैसे? इसके चयन के लिए एक मंडल बनना था हमारे यहाँ। इस मंडल में 3 लोग को शामिल होना था, प्रधानमंत्री को, विपक्ष के नेता को और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये तीनों को मिला के एक मंडल बनना था। ये मंडल 2 विख्यात व्यक्ति का चयन करता, और ये 2 विख्यात व्यक्ति जो होता ना, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग का मेंबर होता। किस बनवाया? नियुक्ति आयोग। ये तो याद है संविधान का 3वां संशोधन, 99वां संशोधन जोड़ा कहाँ गया इसको? 124 काम है, ठीक है ना। इस आयोग का अध्यक्ष किसको बनना था? इसके उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, पता है उच्चतम न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा, इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष। अब सदस्य इसमें कितना होगा? 2। सदस्य का अगर हम बात करें तो सदस्य इसमें 5 होगा। अच्छा, टोटल 5। देखिए 2 व्यक्ति, ये जो होगा किसका मेंबर होगा? ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा। मेंबर के को पहला 2 व्यक्ति कहां से आना है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में से एक व्यक्ति आपका विधि मंत्री हो गया, यहां तक में कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। और 2 को बाकी जो बच गया ना, ये विख्यात व्यक्ति। विख्यात व्यक्ति कहने का मतलब जो सरकार के अंडर में किसी पोस्ट पर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन विधि का जानकार है। मतलब इसमें टोटल कितना मेंबर होना है? 5 मेंबर। 2 व्यक्ति उच्चतम न्यायालय से,
एक व्यक्ति आपका विधि मंत्री और 2 व्यक्ति विख्यात व्यक्ति। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। हाँ। कानून मंत्री जो है कानून मंत्री है। केंद्र में कानून मंत्री होता है ना, विधि मंत्री नहीं होता केंद्र में। जैसे आपका रविशंकर प्रसाद, जिस समय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था उस समय रविशंकर प्रसाद भारत का विधि मंत्री था। विधि मंत्री नहीं होता भारत का। होता होगा, हम लोग कोची लग रहा है कि मंत्री कोची होता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। अब विधि मंत्री नहीं होता है, विधि मंत्री भी होता है भारत। एजुकेशन मिनिस्ट्री, हाँ वो तो होता है। ठीक है ना। तो विधि मंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा क्या हो जाएगा, इसका मेंबर हो जाएगा। और बाकी जो 2 को बचेगा विख्यात व्यक्ति। अब ये जो 2 को विख्यात व्यक्ति, अब कैसे मतलब ये 2 को विख्यात व्यक्ति को हम चुनेंगे कैसे? भारत में बड़ी सारा विख्यात व्यक्ति है और बड़ी सारा विख्यात व्यक्ति में से 2 विख्यात व्यक्ति को हमको चुनना है। मतलब 2 ऐसा विख्यात व्यक्ति को जो कानून का जानकार है, तो इसको चुनने के लिए एक मंडल बनना था। मतलब इस 2 व्यक्ति को चुनने के लिए एक मंडल बनना था। इस मंडल में 3 व्यक्ति को होना था। ठीक है ना। एक तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, एक विपक्ष का नेता हो जाएगा और एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अब ये तीनों मिलकर तय करेगा कि 2 व्यक्ति में मतलब भारत का आबादी 130 करोड़, 130 करोड़ आबादी में से मान लेते हैं कि 200 आदमी विधि का बड़ा जानकार है, तो 200 आदमी में से 2 आदमी का चयन करना है। ठीक है ना। तो इस 200 आदमी में से 2 आदमी का चयन तीनों मिलकर करेगा। नहीं बुझाया? बुझाया श्रीमान? मतलब आपको इसको नहीं चुनना है, ये तो है ही है। इसको नहीं चुनना है, ये तो है ही है। चुनना किसको है? तो विख्यात व्यक्ति को। और विख्यात व्यक्ति को चुनने के लिए भी एक हमको मंडल बनाना है और इस मंडल में 3 व्यक्ति शामिल होगा। भारत का प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और तीसरा मुख्य न्यायाधीश। ये तीनों मिलकर चुनेगा किसको? विख्यात व्यक्ति को। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनना था कि एक अध्यक्ष कौन होगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा और इसमें मेंबर कितना होगा, तो 5 होगा। ठीक है ना। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल रह गया, तो सुप्रीम कोर्ट को इसी को लेकर आपत्ति है। ठीक है ना। हमारे संविधान में अगर हम बात करें तो विपक्ष का नेता हो गया, ठीक है, या फिर न्यायाधीश के नियुक्ति में या तो रोल किसका होना चाहिए, कार्यपालिका का, या रोल किसका होना चाहिए, न्यायपालिका का। ठीक है ना। ये को विख्यात व्यक्ति कहा लगी आवेगा और इसी पर आपत्ति था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। ऊपर से जो चुनने का प्रक्रिया अपनाया गया, इधर में प्रधानमंत्री है, इधर में विपक्ष का नेता है, इधर में मुख्य न्यायाधीश है। मतलब ये 2 जो व्यक्ति हो गया ना, पॉलिटिकल हो गया। एक न्यायिक हो गया, 2 पॉलिटिकल हो गया। मतलब बहुमत की तरह कर दिया पॉलिटिकल वाला के। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि इस तरह से जो न्यायपालिका है ना, उस न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण कर दिया जाएगा भारत में। जैसे हर चीज का राजनीतिकरण करते हम आए आजादी से लेके अभी तक। ठीक है ना। भारत में शायद ही तो ऐसा मुद्दा होगा जिस मुद्दा का हम राजनीतिकरण नहीं किए हुए। ठीक है ना। लेकिन जहां तक न्यायपालिका का सवाल रह गया, तो जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उस स्ट्रक्चर में डर बना हुआ था ना कि न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण कर दिया जाएगा। मतलब अगर इस तरह से अगर हम चुनने का प्रक्रिया अपनाएं तो उसी को चुना जाएगा। अगर चुनने में अगर सरकार का पक्ष अगर मजबूत है कि सरकार को चुनना है, तो सरकार किसको चुनेगी? तो सरकार ऐसा व्यक्ति को चुनेगी जो सरकार के हिसाब से काम करे। अब उच्चतम न्यायालय को किसी के हिसाब से काम नहीं करना है, उच्चतम न्यायालय को इंडिपेंडेंट होकर काम करना है। ठीक है ना। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि जो न्यायिक व्यवस्था है हमारा, उस न्यायिक व्यवस्था का भी राजनीतिकरण हो जाएगा। इसलिए 2015 में एक मामला है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ। ठीक है ना। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कह दिया कि न्यायिक नियुक्ति आयोग शून्य। मतलब 2014 में गठन हुआ, 2015 में तक। जय हिंद, जय भारत। संविधान का अनुच्छेद 124 आप सुनने। हाँ जरूरी। अब योजना आयोग खत्म हो गया, पर्दा छोड़ दीजिएगा पूरा। जय हिंद। विपक्ष का नेता कौन है?